जय हिंद दोस्तों। मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:25 और मैं भी अपनी अपनी ड्यूटी से आया हूं। लेकिन ये वीडियो भी लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या करें। क्योंकि अभी कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो अभी आरक्षी की भर्ती से बाहर हुए हैं, तो ये उनके लिए कोई खुशी का मौका नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। तो स्पेशली ये वीडियो उन दो तरह के लोगों के लिए, पहला जो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, दूसरा जो नई तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस भर्ती से बाहर हुए हैं कांस्टेबल की, तो उनके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन लिमिटेड सीट्स थी और उसी पे सिलेक्शन होना था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और मुझे भी बहुत बहुत बुरा लगा है। जैसे कि कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि सर, हमारे साथ जो लड़के दौड़ते थे अब सिलेक्शन के बाद हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनका मतलब तरीका अलग हो गया है, हमें उनकी बातों में घमंड दिख रहा है। तो मतलब ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मैं फ़ेल हो गया था जेल वार्डन के एग्ज़ाम की रनिंग में, जेल वार्डन का एग्ज़ाम मेरा पास था बट मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उनसे मेरी आज भी बात नहीं होती है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, कि ये लोगों का बदल जाना। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जो मेरे साथ मेरी रेस में रहे लगातार। मतलब रेस में रहने का मतलब है कि आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ हो ना हुआ हो। तो मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आप लोग भी अपने मन में किसी के लिए कोई ऐसी बात ना रखें, ठीक है ना। अगर आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आपको ईश्वर आगे एक और मौका देंगे। अभी यूपीएससी की भर्ती आ रही है और अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि आगे 30,000 भर्ती और लाएंगे। और ये आखिरी भर्ती तो थी नहीं, अभी बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी क्या है, आपके नसीब में इससे भी कुछ अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आप लोग जो फेल हो गए ना, स्पेशली किसी की बात पर ध्यान मत दें, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। मैं जानता हूँ कि शुरू में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपको लगेगा कि अरे भाई मेरे साथ वाला तो लग गया। जब वो ट्रेनिंग पे जाएगा तो भी आपको बुरा लगेगा, जब उसका मेडिकल तो भी। तो मतलब मुझे भी लगा है। और उसकी खिलाई हुई मिठाई भी हमें मीठी नहीं लगी। हमको लगेगा यार हमारा भी हो सकता था। हाँ ठीक है, आप जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जो तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन ना हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उस बच्चे ने भी मेहनत की होती है जो बाहर निकला होता है, और जो सिलेक्टेड है उसने तो की है मेहनत। तो मेहनत का कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई कम ज़्यादा। ये एक नसीब पर भी डिपेंड करता है और वक्त पर। जब भगवान ने चाहा चाहा होगा आपकी नौकरी लग जाएगी। बस आपने मेहनत जारी रखी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बेकार की बातों को करते हुए। तो यूपीएसआई के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि यूपीएसआई की तैयारी हम करें तो करें कैसे, हम कहाँ से शुरू करें। कुछ लोगों का मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ का मैथ्स अच्छा है तो हिंदी ख़राब है, किसी की हिंदी है मैथ्स अच्छी है तो जीके बेकार है। पर रीजनिंग मैंने नहीं देखा किसी का ख़राब है। मतलब कुछ कोई ऐसा क्वेरी नहीं है जिसमें लोगों ने कहा होगा मेरी रीजनिंग ख़राब है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पेपर का पैटर्न हर साल बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस बार जो यूपीएससी का पेपर आएगा तो मुझे लगता है ये थोड़ा लेवल इसका अप हो सकता है। जैसा कि मुझे लगता है अगर आसान आ जाता तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर लेवल ज़्यादा आ गया तब आप लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए थी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी होगी कि पेपर चाहे कैसा भी आया है, ठीक है ना, अगर डायनेमिक भी आ जाता थोड़ा तो आपको ये अंदाज़ा रहना चाहिए कि कितने नंबर पे हम पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज शुरू करूँ। जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम 400 नंबर का होता है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। हिंदी, जीएस, जीएस में ही आपका मूल विधि का पार्ट आता है, और आपका रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। तो इन सारों में क्या आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा मैथ्स को लेके। कुछ लोग मैथ्स से बहुत घबरा रहे हैं कि भाई मैथ्स मेरी इतनी ख़राब है, मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बताऊँगा, मेरी मैथ्स भी बहुत ख़राब थी। तो मैंने मैथ्स शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने एसडीआरएफ की बुक से की थी। और वो बुक्स अभी मेरे पास कुछ हैं भी, अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा स्टडी टेबल अभी कैसा है, मैं भी रात में क्या कर रहा हूँ, और मैं भी अपनी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। इसीलिए उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है ये वाली भर्ती आप ही के लिए आ रही हो। और कभी भी इस इंतज़ार में मत बैठिए कि भगवान हमारे लिए कुछ करें।
हो सकता है भगवान इंतजार में बैठे कि आप कुछ करें तो वो कुछ करें। तो इसलिए आप अपना काम करिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। तो हाँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं भटक गया था। तो सबसे पहली बात मैथ्स। देखो मैथ्स जो है मैंने देखा है कि 70% बच्चे ये बोलते हैं कि मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है। तो देखिए मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक मैथ्स क्लियर करना है। अब आपको बेसिक मैथ्स आता नहीं है, आपने बेसिक मैथ्स सीखा, इतू सा मैथ हुआ हमारा, और आप कैट मैट के एसएससी एडवांस लेवल के सवाल लगाने लगेंगे तो आपसे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपका बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा एसडी यादव से। अब देखिए कुछ लोग इसमें कमेंट करके पूछेंगे मेरे पास तो आर्य अग्रवाल की बुक है, क्या मैं वो ले लूँ? तो जिसके पास जो बुक हो वो ले लेना। देखो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है कि आपको आ कितना रहा है। कुछ लोग टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद वो टॉपिक की समझ नहीं बना पाते हैं। आपको एक समझ क्रिएट करनी होगी कि टॉपिक बना तो बना कैसे है, टॉपिक हमसे क्या चाह रहा है, आपको ये पता होना चाहिए उसकी डिमांड क्या है। अब आपने क्या करा, रटे रटाए 2-4 सवाल कर लिए, तो फॉर्मूला का सवाल हो गया, लोग खुश हो गए, भाई हो गया भाई मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई। और ऐसे ही लोगों सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऐसा ही करते आ रहे हो तो इस बार फिर नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट में एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब एक बच्चा कर क्या रहा है, 35+ क्वेश्चन 40 में से, और आप सोच रहे हो अरे भाई सेक्शन कट ऑफ है 20-20 हो जाए, इधर 30 हो जाए, हिसाब किताब रोज जुड़ रहा है, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। दिन के घंटे देख के पढ़ रहे हो, कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक एस डी यादव की बुक लेनी है। एस डी यादव की बुक से आपके सारे टाइप वाइज उसमें दिया हुआ उससे वो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में एक प्लेलिस्ट बताऊंगा एक चैनल की, क्योंकि वो प्लेलिस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उस प्लेलिस्ट की मैंने स्टार्टिंग से 3 या 4 मैंने चैप्टर उस प्लेलिस्ट से किए थे। उसके बाद मतलब मैंने जो चीज़ें थी वो अपने कुछ दोस्तों से पूछा, जैसे जो मेरे कुछ दोस्त बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग्स में पढ़ कर आए थे दिल्ली से, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने उनसे पूछ लिया। तो मेरी आदत थी कि मैं सबसे पूछ लेता था, पूछने में शर्माना नहीं चाहिए, और आज भी मैं पूछ लेता हूँ लोगों से। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हमें एस डी यादव की बुक लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 जीएस। तो जीएस के लिए हमारी लूसेंट सफिशिएंट रहेगी। जीके के लिए थ्योरी वाली आप लूसेंट अच्छे से पढ़िए, एक ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट लगाइए, इनफ है आपके लिए। मूल विधि में देखो इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि मूल विधि चेंज होकर बीएनएस हो गई है, सीआरपी चेंज होकर बीएनएसएस हो गई है, भारतीय साक्षी अधिनियम चेंज होकर भी चेंज हो गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और ये सारे जो एक्ट्स हैं ये चेंज हो गए हैं। पुलिस अधिनियम वैसा ही है, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करनी है तो आपको पता है क्या है, आपको आईपीसी सीआरपीसी के साथ साथ बीएनएस बीएनएसएस भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखिए जो मुझे लगता है ऐसे आएंगे कि जैसे पुरानी धारा थी कोई, जैसे पहले सीआरपीसी की धारा 151 थी जिसमें हम चालान करते थे, ठीक है। तो अब वो बदल गई, कौन सी हुई, जैसे अभी 170 बीएनएसएस हो गई है वो। तो जैसे 107-16 होती थी ज़मीन के मामलों के लिए, तो अभी वो 126/135 हो गई। तो वो आपसे कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि आईपीसी की ये धारा अब कहाँ परिवर्तित हो गई है या कौन से अध्याय में चली गई है। अगर उसे टफ करना हो तो वो इतने लेवल टफ कर सकता है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि जो धाराएं हैं मेन वो कौन सी होती हैं और मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मूल विधि जो है थोड़ा टफ भी लगता है, बोरिंग भी लगता है, क्योंकि वो एकदम नया है, वो हमने कहीं नहीं पढ़ा होता है, वो सिर्फ हमें इसी एग्ज़ाम में काम में आता है, यूपीएसआई में। बाकी संविधान से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब संविधान से इतने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो संविधान आपको पास करा ले जाएगा, आपकी सेक्शन का टॉपिक क्लियर होगी और आप सिलेक्शन भी लेंगे। तो संविधान के लिए देखो परीक्षा वाणी की ही बुक मैंने शुरू से बताई है, मैं वही अभी बता रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको जिससे पढ़नी हो, जो पढ़नी हो वो पढ़ें, बट अगर मैंने बता दिया परीक्षा वाणी तो बस वो मेरा अपना ओपिनियन है। परीक्षा वाणी कोई आपसे कहता है मेरी वीडियो देख लो संविधान बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, मैंने झेल ली है, और लोगों की फालतू बातें सुन के मैंने अपने एग्ज़ाम में फेलियर भी देखा है कि बस मेरा बैच ले लो और उससे हो जाएगा, हाँ तुम ये बुक कर लो इससे हो जाएगा। अरे बहुत समय बर्बाद कर दिया मैंने भी ऐसे कर करके, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, एक अच्छी बुक पकड़ो। तो परीक्षा वाणी पढ़नी है, सिलेक्शन लेना है, 42 ग्रेड पे की जॉब लेनी है, मेहनत करने से डर रहे हैं, परीक्षा वाणी इतनी मोटी है सर वो कैसे करेंगे? अरे भाई नॉलेज भी तो तुमको इतनी मोटी आ जाएगी फिर। अब परीक्षा वाणी कर लोगे तो तुमको पता तो रहेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है ये मैंने वहाँ से पढ़ा था। अगर बिल्कुल ही अलग बेकार क्वेश्चन आ गया तो तुमको पता होना चाहिए, उतना तो पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन समझ सको।
कि कौन सा हमें करना है कौन सा नहीं करना है, या फिर सबके स्ट्रैटेजी वीडियो देखना तुम, वो बताएंगे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। अगर वो इतने बड़े बाबा होते तो वो सारे क्वेश्चन तुमको बता देते कि लो सारे क्वेश्चन ये रखे हैं और कर लो, ठीक है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, किताबों के ऊपर भरोसा रखो, बाकी चीज़ों का सहारा उतना लो जितने में तुम्हारी समझ क्रिएट हो जाए। अपनी समझ से चलोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। आज जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और जो बच्चे बाहर हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें समझ का ही फ़र्क है। हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, पर बुरा मानना नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट की लाइफ का एक उतार चढ़ाव है। आज हम पास हुए तो फेल भी होंगे, ठीक है ना। तो उन सब बातों को छोड़ो और परीक्षा वाणी से संविधान पढ़ो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। कुछ समझ में नहीं आता तो उसमें परीक्षा दृष्टि का कॉलम है, मैं भी दिखाऊंगा कैसा होता है, उसको फॉलो करो। तीसरा है हिंदी। हिंदी तो बहुत ही आसान चीज़ है यूपी वाले बच्चों के लिए। तो लूसेंट की हिंदी वाली बुक से थ्योरी कंप्लीट कीजिए और आदित्य से उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। अवार्ड सबसे ज़्यादा याद करने हैं। अवार्ड 1955 से जितने बटे हैं यार, सारे अवार्ड, ज्ञानपीठ, ठीक है, सारे A to Z अवार्ड, उपन्यास, कहानी जो उसमें है, आदित्य की बुक में दे रखा है स्पेशली साहित्य का पार्ट, वो रट लो, उससे बाहर नहीं आएगा। मैंने भी उसी से रटा था और उससे मेरा बाहर नहीं आया था, मेरे 5 क्वेश्चन फंसे थे उससे, ठीक है। और बाकी जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और आपके हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इनके कुछ जो चीज़ें हैं वो मतलब पढ़ लो। उनके जो कुछ बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो पढ़ लो। बाकी जो अभी न्यू सेंसेशन में जो बुक्स चल रही हैं, जैसे वो तो आपको करंट में दिख जाएंगी कि हाँ ये बुक अभी चल रही है और इसे अवार्ड मिला है, तो जो अवार्ड विनिंग्स बुक है उसको कर लेना। तो उससे क्या है, वो आपका साहित्य वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब बची रीजनिंग। रीजनिंग तो हमारी सबकी अच्छी है ही। रीजनिंग में तो थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कर लेना इस बार। उसमें क्या है, एक सीरीज़ वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। और सीरीज़ वाला चैप्टर जो है बैंकर्स पॉइंट में अंशुल सैनी सर से ज़रूर पढ़ लेना। उसमें आपको एक सीरीज़ की समझ आ जाएगी कि सीरीज़ होती कैसे, सीरीज़ बनती कैसे है, ठीक है। तो सीरीज़ उससे कर लेना, ठीक। रिवर्स लॉग कर लेना, मशीन इनपुट आउटपुट कर लेना। देखो एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर लेने में थक नहीं जाओगे, अगर वहाँ आ गया तो फंस ज़रूर जाओगे। तो हमें फंसना नहीं है, तो एक टॉपिक मेरे कहने से कर लेना मशीन इनपुट आउटपुट, क्योंकि अगर पेपर टफ बनाया तो उसको डाल सकते हैं। बाकी आपका जो शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल और रेक्टेंगल और ये सब बने होते हैं और डिजिट्स लिखे होते हैं। बाकी डी आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अपने बारे में पर्सनल लेता हूँ, मैंने डी कभी नहीं पढ़ी। मैंने बस ये समझा था कितने तरीके के चार्ट आते हैं, बस मैंने वो एक देखा था, मेरे पास अरिहंत की एक बुक थी तो मैंने उससे समझ लिया था कि पाई चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ऐसे ऐसे चार्ट्स होते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ उसमें नहीं देखा, बस मैंने देखा चार्ट होते कैसे हैं, उसमें डेटा लिखते कैसे हैं। बाकी जब आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग होगी ना, और ये एस यादव जो आप लोग कहते हो कि होगा इससे नहीं होगा, यही आपकी डीआई इतनी बेस्ट करवा देगी कि एक क्वेश्चन डीआई का गलत नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज के टॉपिक में एवरेज कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, आपको पता होना चाहिए एज से क्या आ सकता है, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज कैसे हल करते हैं। तो इसमें बस वही सवाल आते हैं, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से मिलकर मेरी डीआई बन जाती है। यूपीएसआई में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आती। बैंक की लगाने मत लग जाना कि भाई मैं तो वही नहीं, मैं तो बैंक की लगाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा प्रो बनूंगा और वहाँ क्वेश्चन आना है 3, वो 3 तुमको आते हैं, तुमने फालतू टाइम वेस्ट किया। एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी, वो कर लेना। सेट थ्योरी में जो तुम्हारा जो यूनिवर्सल से आ जाता है एक, तो वो क्वेश्चन, एक इंटरसेक्शन से आता है वो क्वेश्चन, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, APGP के से जो सवाल होते हैं वो सवाल। तो ये कुछ सवाल थोड़े अलग से ही मैं तुमको बता दूंगा कि ये वाले सवाल कौन से करने हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, मेरे में भी आए थे 2 सवाल आए थे, फॉर्मूला रखा मैंने, वैल्यू 2 रखी, एक में 0 रखी, मतलब इस टाइप से वो सवाल थे और बहुत ईजिली हो गए थे। मतलब वो बहुत ईजी है, उन पर इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। वो भी अंकित भाटी सर के 2 वीडियो देखोगे हो जाएगा तुम्हारा काम। और बाकी करंट अफेयर्स वो तो मैंने खुद भी नहीं पढ़े थे, तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से 4 दिन पहले से पढ़ता था, वो भी मैं ईयरली बुक ले आता था और एक स्पीडी की बुक आती है नीली वाली, सिर्फ और सिर्फ मैं वो लेकर आता था। हालांकि अब मैं अपने आगे के एग्ज़ाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, बट यूपीएससी के लिए तुम्हें इतनी ज़रूरत है नहीं यार। देखो रोज़ 1 घंटा एक टीचर का वीडियो देखो करंट अफेयर्स का, फिर उसे लिखो, फिर अपना टाइम वेस्ट करो, तो वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जिससे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं अपने टैब में नेट कनेक्ट करूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। मैं इसमें एक नेट कनेक्ट करता हूँ
और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, यूट्यूब की तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे क्या करना है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छा अच्छा भी है और बहुत फालतू का भी है। और हाँ यार, तुम लोग एक बात समझाओ। देखो मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, उसके बाद ही मैं सब इंस्पेक्टर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं कुछ ऐसे महानुभाव देख रहा हूँ जिनका खुद का तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकला नहीं, 4200 ग्रेड पे कहीं उनकी जॉब है नहीं, उन्हें बस उन्हें देख लिया कि हाँ चल ये तैयारी कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं निकला, ये नहीं निकला, दूसरा क्यों नहीं निकला, इतनी भी उम्र नहीं निकल गई। अब कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जिस लेवल की जॉब कर रहा है उससे उतनी ही जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो उतनी जानकारी अच्छी दे सकता है। अपनी वैल्यू से ज़्यादा देखो, या तो इतने बड़े टीचर हो, इतना बड़ा एक चैनल चला रहे हो, बहुत बड़े टीचर हो कि तुमने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं, तो कोई बात नहीं। अब तुम जॉब कर रहे हो, मतलब एक तुम्हारा एक लेवल है कि तुमने उतना पढ़ के बस सिलेक्शन ले लिया अपना। अब तुम बता रहे हो दरोगा में ये करो वो करो, तो मैं देखता हूँ कितने फालतू वीडियो बने हो। तो फालतू वीडियो से बिल्कुल दूर रहना है। एकदम बकवास वीडियो है, उनके पास जाना नहीं है आपको। ठीक है ना, आपका करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार आपके लिए इतनी योजनाएं ला रही है, इतनी जॉब ला रही है, तो वो मौके को मिस मत करो आप लोग। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टडी टेबल कैसा है और क्या क्या मैं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा स्टडी टेबल, और यहाँ मतलब ये मैंने टैब रख रखा है कुछ वीडियोस देखने के लिए, और ये एक छोटा सा लैम्प। तो ये सब मतलब मेरा एक स्टडी टेबल है। मैं भी अभी अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि आपको यहाँ कुछ बुक्स दिख रही होंगी। तो अभी शायद PCS की तैयारी मेरी ठीक तरीके से हो पाए, और पता नहीं है मुझे कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी बुक्स मेरे PCS के लिए और ये रही आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये अंगणित की बुक, जो कि SD यादव पब्लिकेशन SD यादव जी की है। तो आपको यही वाली बुक लेनी है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब टाइप वाइज दे रखे हैं। जैसा कि आप देखिए, जोड़ घटाव पर आधारित, ठीक है, गुणा भाग पर आधारित, वर्गमूल, परिवारती प्रश्न, वर्गों एवं योग के अंतर। तो इसमें सारे जो है आपको टाइप वाइज मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है, जो आपकी मैथ्स के लिए अच्छी रहेगी, UPSI के लिए। और इस बुक की जो MRP है आपकी 550 रुपये है, जिसमें मुझे 20% डिस्काउंट मिला था। 5% उन्होंने मुझे एडिशनल डिस्काउंट दे दिया था। और ये बुक मैंने आप ही लोगों को दिखाने के लिए ख़रीदी है। बाकी क्योंकि अभी ऐसा कोई मेरा एग्ज़ाम नहीं है इसमें मुझे SD यादव की अभी इतनी नीड हो, क्योंकि इस बुक को मैंने 7 से 8 बार लगाया है। उसके बाद कहीं जाके मेरी मैथ्स अच्छी हुई थी। तो अगर आपको भी आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा करना है और UPSC में सिलेक्शन है, तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पूरा क्लियर कीजिए। इस बुक को 2 से 3 बार लगाइए, उसके बाद ही आपको ये हाई कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, अगली बुक है हमारी ब्लूसेंट की। ये हमारी GK की बुक है, और जैसा कि ये तो अधिकतर बच्चों ने देखी रखी है, तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और ये कोई ख़ास ज़्यादा महंगी नहीं है, ये भी सस्ती ही किताब है। और मेरे हिसाब से इसकी MRP कितनी होगी, 280 रुपये। इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ये बुक आपका GK काफ़ी अच्छा कर देगी। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है UPSI के लिए, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी जो मूल विधि है और क्या बोलते हैं आपका संविधान, तो इसके लिए मैं आपको बुक बता चुका हूँ। मूल विधि में आपको BS पढ़ना होगा, और संविधान के लिए आपके लिए ये जो बुक आती है ना परीक्षा, तो ये परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है। ये मॉडर्न इंडिया की बुक है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिविल सर्विसेज के लिए है बुक, वो भी प्री के लिए। तो जैसे कि मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो में आपको पढ़ना क्या होता है। जैसे बच्चे ना पूछते हैं देखते कि पढ़ना क्या है इसमें से। तो जैसे देखिए ये लिखा है परीक्षा दृष्टि, केवल आप इतने ना रट लीजिएगा जो आपकी संविधान की किताब में आएंगे। ठीक है ना, तो इतने आप वो कॉलम रट लीजिएगा। अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते ये सब कंटेंट, तो ये जो बॉक्स में ना ये तो पढ़ ही लीजिएगा। और उसके बाद जो इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स को याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको संविधान में अच्छी पकड़ मिल जाएगी। तो वाणी पब्लिकेशन की ही हमें बुक लेनी है। बाकी रही बात वीडियोज़ की, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैथ्स के लिए अब SD यादव करें तो करें कैसे, जिसका वीक है, तो वो अंकित भाटी सर को सर्च कर लीजिए। काफ़ी जेन्युइन उन्होंने पढ़ाया है। और ये जो है इनका बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, ये वाला जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, सर्च करेंगे अंकित भाटी मैथ्स प्लेलिस्ट। ठीक है,
उसके बाद आपके पास सामने से 3-4 खुल के आ जाएंगे। तो आप ये वाला जो है ना, इसे देखिएगा। और इससे ही, इस लिस्ट से ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जब बिल्कुल मेरा मैथ ज़ीरो था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था मैथ में। तो मैंने इसी लिस्ट को फॉलो करके अपनी बेसिक समझ पैदा की, और इस लिस्ट को मैंने 3 से 4 बार देखा था। उसके बाद मुझे कहीं जाकर समझ में आया था कि मैथ्स होता क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद जो मुझे लगता है जो हाई एंड बड़े बड़े टॉपिक थे, तो जो मेरे दोस्तों ने मुखर्जी नगर वगैरह में कोचिंग की, तो उनसे मैं एक एक दो सवाल पूछ लेता था। उसके बाद मैं सारे सवाल खुद ही बना लेता था, क्योंकि मैंने सवाल की समझ बनाना सीखी है। तो आपको ये मैथ की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है अंकित सर की। इसका मैथ ज़ीरो है, जैसे मैथ आता है अच्छे से, तो वो एस जी यादव ना लगाकर राकेश यादव की बुक लगाए। और अगर उसने राकेश यादव की बुक लगा ली है तो वो करंट पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये शुरू से लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा है। बाकी अपना एक स्टडी टेबल रखिए। मेरा थोड़ा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मैसी सा लगे, बट आप लोग अपना अच्छा स्टडी टेबल मैनेज कीजिए, क्योंकि जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये रही हमारी बुक्स की बात। तो आप एस जी यादव लूसेंट ये आप ले लीजिएगा। दोस्तों तो मैंने आपको दिखा दिया कि एस जी यादव की बुक है, लूसेंट की बुक है मेरे पास जीके में, और हिंदी में आपको आदित्य पब्लिकेशन लेनी है, ठीक है। और बाकी अगर आपको बुक से रिलेटेड या किसी भी बात से कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई मेरी बात समझ में ना आई हो, या आपको लगता हो कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। बाकी जिन भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, तो मैंने पूरा प्रयास किया है उनके सवालों के जवाब देने का। और मतलब कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछी जो बातें, तो मैंने उनको वो भी बताई हैं, और कुछ लोगों को कॉल के माध्यम से भी बताया है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आप नहीं पूछ सकते या कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं इसको मैंने रिप्लाई ना दिया हो। और बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो, आपको लगता हो कि नहीं कुछ मुझे एडिशनल जानना है, या ये जो चीज़ वीडियो में बताने से रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस बात को भी ध्यान रखूँगा और आपके लिए उस पर एक कोई वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी देखिए, मेरा इंटेंशन ये कोई नहीं है कि आप किसी का कोर्स खरीद लें, या ये बुक वाली मुझे कुछ बुक ये वाली लेनी है। आपकी मर्ज़ी है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। आपने मुझसे पूछा, तो जो जेन्युइन चीज़ मैंने की वो मैं बता रहा हूँ। मैंने किसी का कोई बैच परचेस नहीं करा था। मुझे फ्री में जो दिख जाए वो ठीक है, क्योंकि पैसा तो मैं फालतू खर्च करता नहीं हूँ। क्योंकि यार वैसे ही बेरोज़गार स्टूडेंट, अब पैसे और फालतू खर्च कर दूँ मैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बुक्स पे मैं भरोसा रखता हूँ, और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता वहाँ मैं हेल्प ले लेता हूँ। क्योंकि मैं रिचार्ज कराता था, तो वही मेरा इतना महंगा था, तो उसकी वजह से मैं यूट्यूब चलाता था फ्री। तो बस मैं एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करना मुझे ठीक लगा। अब यार इतने सारे बैच ले लो, इसका भी बैच ले लो, ये बैच आ गया वो बैच आ गया। अरे भाई, अगर इन सारे बैच से आप रेशो निकालो कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितने लाख फॉर्म भरते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं, उन सेलेक्टेड स्टूडेंट में कितनों ने वो बैच लिया होता है। हमारे सामने यूट्यूब पे ना सिर्फ 100-150 बच्चे घूमते रहते हैं, ठीक है। बट अब किसी ने कह दिया 1000 बच्चे हमारे वैसे सेलेक्ट हुए, सपोज दैट वैकेंसी 60,000 थी, 1000 बाकी 59 कहाँ से हुए, चलो एक दूसरे से तीसरे 50 8-10 हज़ार बच्चे निकालते तो 40-45 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी मोड में करी होगी। फिर आपको लगेगा नहीं, सेल्फ स्टडी वालों को भी सिलेक्शन होता है। देखो मेरा खुद सेल्फ स्टडी से हुआ है। हाँ, यूट्यूब से एक दो प्लेलिस्ट देखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोचिंग कर ली किसी की, ठीक है ना। जो चीज़ अच्छी है वो मैंने आपको बता दी है, जहाँ से बेसिक समझ में नहीं। और मैंने भी 4-5 एग्ज़ाम में फेलियर देखा है, जैसे कि एक कांस्टेबल की मेरिट वाली भर्ती आई थी स्टार्टिंग में, तो मैं भी फेल हुआ हूँ यार, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें तो मेरी रनिंग भी क्लियर थी, तो मैं फाइनल से बाहर था। और जूनियर असिस्टेंट में 0.25 से बाहर हो गया था। और वीडियो का तो एग्ज़ाम ही कैंसिल था, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। लेखपाल, वो तो मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने लेखपाल का दिया था, राजस्व लेखपाल का। और वो मतलब स्टार्टिंग में मैंने ऐसे दे दिया था जाके, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग अभी आप में से भी होंगे जो यूपीएससी का फॉर्म बस ऐसे ही डाल देंगे, और जैसे फॉर्म डाल देंगे उनको लगेगा वो सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर उनकी हवा निकल जाएगी, उनको लगेगा अरे नहीं नहीं नहीं, जो हम सोच रहे थे वो गलत था। तो मतलब ऐसे ही मेरा था, मुझे भी लगा यार ये लेखपाल का फॉर्म भर दिया, लेखपाल बन गए। और फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उसी कई सालों बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मुझे ये बात समझ में आई। तो जो गलतियाँ मैंने की हैं अपनी पढ़ाई के टाइम में, वो आप ना करें, आप उन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गलतियाँ बहुत भारी पड़ती हैं। अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनसे पूछ के देखो उन्हें कितना ख़राब लग रहा होगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से बहुत सौ का सिलेक्शन ना हुआ हो, या कुछ फ्रेशर हो। तो जिनका नहीं हुआ है ना, तो उनके दुख को भी समझो। और आप लोग ना निराश मत हो,
सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, और आपके अकाउंट में सरकारी सैलरी भी ज़रूर आएगी। भरोसा रखो मुझ पे, तैयारी करते रहो। अगर आप रुक जाओगे तो आपके साथ साथ आपके माता पिता के ड्रीम्स भी रुक सकते हैं। उन सबके बहुत सपने हैं। आप एक फॉर्म भरते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद उन लोगों को हो जाती है। उन्हें लगता नहीं अब मेरा बच्चा ही निकाल देगा, और बच्चा नहीं निकाल पाता है तो आपसे ज़्यादा दुख उनको होता है। तो बस एक बार दिमाग में रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने माता पिता के लिए कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। क्योंकि जो काम परिवार को सोच के किया जाता है ना, वो कभी गलत नहीं होता, और उसमें ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। जो काम सबकी भलाई के लिए हो तो उसमें हमेशा भलाई ही हाथ लगती है, उसमें अच्छा ही होता है। ठीक है ना। तो सिलेक्शन आप सबका ज़रूर होगा। बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी को कोई दिक्कत लगे, किसी परेशानी लगे या बहुत नेगेटिविटी लगे तो देन मैसेज में मैं आपका रिप्लाई करूँगा, और आप लोगों को बस सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। और किसी को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।